हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस। और हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बोलिए या डिमांड स्केड्यूल बोलिए, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल या मैं शेड्यूल की बात करूं तो पूरे इकोनॉमिक्स में आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप एक टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं तो टेबुलर प्रेजेंटेशन को इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल? द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, अ टेबुलर प्रेजेंटेशन of what? The tabular presentation of a relationship between price and quantity demanded। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है ना। इस इनवर्स रिलेशनशिप को जब हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। तो देखिए डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है। डिमांड शेड्यूल हम दो तरह से सीखेंगे। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मीन्स किसी भी एक के लिए, फॉर अ यूनिट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। And second is market demand schedule। मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट। तो इंडिविजुअल का मीनिंग इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल हम किसके लिए यूज करते हैं, एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए। तो अभी हम किसके बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ यूनिट क्या होगी, कंज्यूमर होगी। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स सेम टेबुलर प्रेजेंटेशन फॉर whom, फॉर अ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। जब हम किसी एक कंज्यूमर के लिए डिमांड शेड्यूल ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के लिए अगर हम डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। प्राइस हम ले रहे हैं 10, 20, 30 और डिमांड हम ले रहे हैं 300, 200 और 100। दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वैसे ही मान लीजिए इकोनॉमी में एक और पर्सन है, दैट इज मिस्टर वाई। जब हम मिस्टर वाई के लिए डिमांड शेड्यूल ड्रॉ करेंगे तो प्राइजेस तो वही हैं, एक्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए मिस्टर वाई इज अ रिच पर्सन कंपैरेटिव टू मिस्टर एक्स, ठीक है। हम नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि कमोडिटी का नाम एक्स है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ले लेते हैं। तो मिस्टर बी इज द कंपैरेटिवली रिच पर्सन टू द मिस्टर ए। प्राइजेस सेम रहेंगे मार्केट में, एक्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है, 10, 20 एंड 30, ठीक है। ये रिच पर्सन है तो इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम इसकी ज़्यादा डिमांड को लेते हैं 400, 200 एंड 100, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप यही रहेगा। सो व्हेन वी मेक द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कंज्यूमर देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब एक के लिए बनाएंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जब इकोनॉमी के सारे कंज्यूमर के लिए, मार्केट कब यूज करते हैं, फॉर ऑल यूनिट्स। तो जब सारे कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब सारे कंज्यूमर्स के लिए मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल बोर्ड पे तो नहीं बना सकती क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, इन करोड़ कंज्यूमर्स हैं। तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट वी अज्यूम, जैसे कि इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड टॉपिक है, लेट वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स, ठीक है। देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। कौन कौन से, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स
द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। और अभी कितने कंज्यूमर हैं, 2 हैं, तो हम दोनों की डिमांड का क्या लगा देंगे, टोटल लगा लेंगे। प्राइस सेम रहेगा Px। व्हाट इज मार्केट, मार्केट के लिए मैं MKT वर्ड यूज कर रही हूँ, मार्केट डिमांड ऑफ X, तो प्राइस सेम है 10, 20 और 30। और डिमांड कैसे आ जाएगी, देखिए 300 + 400 700, 200 + 200 400 एंड 100 + 100 200। इस तरीके से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 700 400 एंड 200, राइट। दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सिंपली इट्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो इकोनॉमिक्स में जहाँ पर भी टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। Okay, let we start with the second topic, that is demand function. Again, function is a universal term. Function which shows the relationship between dependent and independent variable, right? It's a functional relation between dependent and independent variable. Now what is demand function? Demand function is a functional relation between whom? Between demand एंड प्राइस मत बोल देना, प्राइस एंड डिमांड नहीं, बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स और डिमांड के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन है दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट मीन्स फैक्टर्स अफेक्ट्स द नेचर एंड आउटकम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के नेचर और आउटकम को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं, हम इसके बारे में हमने थोड़ा नॉलेज लिया था। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं? फर्स्ट, कमोडिटी का खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, वेदर, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम डॉट लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज डिमांड फंक्शन, ठीक है ना। डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड all these factors are independent variables. अब देखिए ये डिमांड फंक्शन भी 2 तरह का होता है। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन मीनिंग सेम है। जब हम किसी एक यूनिट के लिए ड्रॉ करेंगे, हम एक यूनिट के लिए फंक्शनल रिलेशन बताएंगे तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है, फॉर अ यूनिट, दैट मीन्स फॉर अ कंज्यूमर। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स फॉर अ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? फॉर अ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ market demand function? Market demand function is a functional relationship between demand and its determinant for all consumer in the economy. एक की जगह पे क्या लग जाएगा? all consumers in the market और all consumers in the economy, ठीक है। लिखते कैसे हैं? देखो, कुछ फैक्टर्स इसमें से ऐसे होते हैं
जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्टेड करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पूरी इकोनॉमी की डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन किसी एक पर्सन की डिमांड को इफेक्टेड नहीं करता, पॉपुलेशन तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड को इफेक्टेड करेगा कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मार्केट में डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इससे मेरी इंडिविजुअल की डिमांड इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। या कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो इससे पूरी कंट्री की होल ऑफ इकोनॉमी की डिमांड क्या होगी, इफेक्टेड होगी। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम किस में लेके जाते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन में, और कुछ फैक्टर्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स हम किस में लेके आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में लेके आते हैं, ठीक है। तो DX फंक्शन जैसे प्राइस ऑफ कंसर्न कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, वेदर, टेस्ट, ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है ना। मार्केट डिमांड फंक्शन में ये सारे डिटर्मिनेंट्स रिपीट तो होते हैं क्योंकि ये सब इकोनॉमी की डिमांड को भी तो इफेक्टेड करते हैं ना, लेकिन इसके अलावा हम कुछ और एडिशनल फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं इसके अंदर। जैसे डिमांड ऑफ X कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ कंसर्न कमोडिटीज प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, वेदर, प्रीफरेंस, ये सारे फैक्टर तो वही इंडिविजुअल के कॉपी हो गए। अब कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड फंक्शन को मार्केट डिमांड फंक्शन में हम लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, हेयर एन इज पॉपुलेशन, ठीक है। PX कंसर्न कमोडिटी का प्राइस, PR रिलेटेड गुड्स का प्राइस, T फॉर टेस्ट, W फॉर वेदर एंड N फॉर पॉपुलेशन। या आप इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ले सकते हो कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके से है, या इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस तरीके से हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हम और ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? It shows the functional relationship between demand and its determinants of an individual for a consumer, ठीक है। And market demand function which shows the functional relationship between demand and its determinants for all consumer in the economy, of all consumer in the economy, right? This is demand function. चलिए अब एक नए टॉपिक के बारे में समझते हैं। टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। देखिए ये क्या चीज़ है। अभी हमने सीखा डिमांड फंक्शन, तो हमने डिमांड फंक्शन किस तरीके से लिखा था, हमने डिमांड फंक्शन लिखा था DX इक्वल टू F प्राइस ऑफ कंसर्न कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट, वेदर, इनकम एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब पढ़ने के कन्वीनियंस के लिए, हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप में रखा हमने कंसर्न कमोडिटी का प्राइस, और बाकी सारे फैक्टर्स हमने किस में ले लिए, दूसरे ग्रुप में, और जिनको हमने नाम दिया अदर फैक्टर, ठीक है, अदर फैक्टर। समझने के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं है। समझने के लिए एक तरफ चलेगा कंसर्न कमोडिटी का, गिवन कमोडिटी का खुद का प्राइस, और बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं वो हमने किस में ले लिए, सारे के सारे अदर फैक्टर में ले लिए। क्यों लिए, ध्यान से सुनिएगा। जब कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होता है, चेंज मतलब या तो बढ़ना या कम होना, कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होता है और उसकी वजह से अगर डिमांड कम होती है, ऑब्वियसली देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमेशा कम होती है ना। तो अगर डिमांड में कम होने का रीज़न कमोडिटी का खुद का प्राइस है, तो इस डिमांड के कम होने को हम डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते हैं, इस डिमांड के कम होने को हम बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये स्पेशल वर्ड लगता है क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज ही कहाँ पर होता है, जब चेंज सिर्फ किस में होता है, गिवन कमोडिटी के प्राइस में,
ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, सेम अगर प्राइस कम हो रहा है कमोडिटी का तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इस बढ़ने को क्या बोलेंगे, इस बढ़ने को बोलेंगे इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये स्पेशल वर्ड लग जाएगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या फिर हम इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, आप एक्सटेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप एक्सपांशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर चेंज होता है कमोडिटी के खुद के प्राइस में तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। गिरने को बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और बोलेंगे एक्सटेंशन और एक्सपांशन। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होता है, किसी भी अदर फैक्टर में, मान लो इनकम में चेंज हुआ, चेंज यानी कि इनकम का बढ़ना भी और इनकम का गिरना भी, दैट इज चेंज। अब इनकम में चेंज की वजह से, इनकम के बढ़ने की वजह से अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, भाई लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो इस डिमांड के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इस डिमांड के बढ़ने को हम बोलते हैं सिंपल इंक्रीज इन डिमांड। कोई क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं होगा, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं, सिंपल सा वर्ड है इंक्रीज इन डिमांड। और अगर डिमांड कम होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड सिर्फ तब यूज होता है जब गिवन कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड वर्ड तब यूज होता है जब प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होता है, चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट गिवन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। क्योंकि देखो प्राइस रिलेटेड गुड का भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, गिवन कमोडिटी के खुद के प्राइस की। तो जब खुद के प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड कम होना, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और कॉन्ट्रैक्शन, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपांशन। प्राइस को छोड़कर, कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर अगर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होगा, डिमांड बढ़ने को बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड और डिमांड कम होने को बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो दो डिफरेंस है, चेंज इन डिमांड वो चेंज इन डिमांड है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। तो अब हम इसमें एक फेयर तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। चलिए कर्व से समझते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व इन इकोनॉमिक्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कर्व। कर्व का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि कोई कर्वीलिनियर शेप हो, कि ऐसे हो और ऐसे हो, नहीं, दिस इज ऑल्सो कर्व, दिस इज ऑल्सो कर्व। दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कर्व। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। अब ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। एक्स एक्सिस पर इस पूरे चैप्टर में हम क्या लेते हैं, डिमांड। तो यहाँ चेंज होता है प्राइस में, इसलिए वर्ड क्या यूज लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, प्राइस। प्राइस किसका, प्राइस ऑफ एक्स। सेम यहाँ पर भी अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कर्व बनाएंगे, सॉरी। यहाँ क्या आएगा, डिमांड, क्योंकि चेंज इसमें हो रहा है अदर फैक्टर में, तो डिमांड ऑफ एक्स। और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप एक यहां पर किसी पॉइंट पे थे, इस तरीके से वैल्यूज चेंज हुई और आप यहां से यहां चले गए, ऊपर की तरफ चले गए।
अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। अपवर्ड मूवमेंट, सेम कर्व पर जब हम अपवर्ड मूव करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ इस तरीके से यहाँ मूव कर गए, तो वैल्यूज़ क्या हुई है कम, हम ज़ीरो की तरफ आते हैं तो ये वैल्यूज़ कम होती है ना, तो वैल्यूज़ कम हुई हैं, कम हुआ है, डिमांड कम हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से आप बी पे चले गए थे, अब आप ए से सी पॉइंट पे आए हैं, आप आए हैं डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। वैल्यूज बढ़ गई, भाई प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ी है ना, हम यहाँ से यहाँ आ गए होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही कर्व पे होता है, हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट, मूवमेंट along with same demand curve, ठीक है ना। मूवमेंट अलॉन्ग विथ सेम डिमांड कर्व, ये मूवमेंट वर्ड ध्यान रखना, मूवमेंट का मूवमेंट वर्ड आते ही इसका मतलब होता है हम एक ही कर्व पे हैं, नया कर्व नहीं बन रहा, हम एक ही कर्व पे हैं और हम ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ रही है कॉल्ड एक्सटेंशन और डिमांड कम हो रही है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सेम कर्व पर होता है, ठीक है। लेकिन अगर चेंज होता है किसी अदर फैक्टर में, प्राइस कांस्टेंट है, तो मान लीजिए प्राइस है 10 रुपीज़ और वो पूरे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, पूरे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, और डिमांड कभी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जब प्राइस और डिमांड एक दूसरे को टच करते हैं, वहाँ डिमांड कर्व फॉर्म होता है ना, तो एक डाउनवर्ड कर्व मैंने यहाँ बनाया है, एक डाउनवर्ड कर्व मैंने यहाँ बनाया है, और एक डाउनवर्ड कर्व मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। यहाँ थे आप, यहाँ पे से डिमांड बढ़ गई, एक नया कर्व बना, ये डिमांड बढ़ने का रीज़न प्राइस नहीं है, ये डिमांड बढ़ने का रीज़न कुछ भी है, मान लीजिए ये डिमांड बढ़ने का रीज़न था कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और उसकी वजह से वो ज़्यादा खरीद रहा है, वो ज़्यादा खरीद रहा है, तो इस ज़्यादा को, इस इंक्रीज को, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है शिफ्टिंग। अगर इनकम कम होने की वजह से, मान लीजिए इनकम कंज्यूमर की कम हो गई और उसकी वजह से वो कम खरीद रहा है, यहाँ से हम यहाँ आ गए, कम खरीद रहे हैं, ठीक है, कर्व अंदर की तरफ आ गया, कर्व इधर की तरफ आ गया, दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। शिफ्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, शिफ्ट, दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, और डिक्रीज इन डिमांड को क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड को बोलते हैं हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कर्व क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग की जगह मूवमेंट और मूवमेंट की जगह शिफ्टिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। मूवमेंट का मतलब होता है गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ होगा, हम सेम कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ रही है कॉल्ड एक्सटेंशन, कम हो रही है कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्ड यूज हो रहा है शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग का मतलब है हम एक कर्व पे नहीं है, नया कर्व बना है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ है हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, और अगर अंदर की तरफ
शिफ्ट हुआ है तो इसे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के साथ साथ वर्ड ध्यान रखना मूवमेंट, और चेंज इन डिमांड के लिए वर्ड ध्यान रखना शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्ट। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन इकोनॉमिक्स। मूवमेंट मीन्स सेम कर्व अलॉन्ग विथ सेम कर्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड शिफ्टिंग मीन्स न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कर्व, ईदर राइटवर्ड और ईदर लेफ्टवर्ड। ठीक है, मूवमेंट, द रीजन ऑफ मूवमेंट इज change in price of given commodity, and the reason of shifting is change in any other factor except price। तो जब भी हम प्राइस का इफेक्ट देंगे कर्व एक ही बनेगा, चेंज नहीं होगा। और जब भी हम किसी भी अदर डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे, प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर डिटर्मिनेंट का इफेक्ट देखेंगे डिमांड पर, तो ध्यान रखना हमेशा कर्व चेंज कर जाएगा, या तो राइटवर्ड चेंज कर जाएगा या लेफ्टवर्ड। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरे इकोनॉमिक्स में काम आएगा। जहाँ पर भी वर्ड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, बिल्कुल ध्यान रखना कि प्राइस गिवन कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है, और जहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड आए ये ध्यान रखना कि एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी में चेंज हुआ है। कर्व अगर शिफ्टिंग दिखा रहा है, या तो बाहर निकल रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये शिफ्टिंग है। ठीक है ना, और रीज़न एनी अदर फैक्टर, लेकिन हम कर्व पे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेंज सिर्फ प्राइस गिवन कमोडिटी के प्राइस की वजह से ही आ सकता है, कर्व नया फॉर्म नहीं हुआ है, और हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है।